Hello, Bacha Party. I am Jiten K. R. Shukla. My initial is JRK, and I am going to discuss centripetal acceleration. बट आप लोग एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जब इतना डिटेल में पीछे वाले एक्सेलरेशन हो गए तो इसकी जरूरत क्या थी? इसकी जरूरत है। अगर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेशन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, पहला। दूसरा, इसके जब क्वेश्चंस बनेंगे उसमें साफ लिखा होगा कि यू कैन इग्नोर वर्टिकल एक्सेलरेशन, अदर एक्सेलरेशन। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन का स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट में उसमें यह बताने की कोशिश की जाएगी कि कोई दूसरा एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई भी चीज बताइए। इसका मतलब यह है कि वहां पर मोशन गवर्न होगा केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से। तो मैं जब इसको ड्राइव करने जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू कंसीडर कि एट द पॉइंट ए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v1, बिकॉज वेलोसिटी में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो मुझे v1 लेना पड़ा। बट मैंने यहाँ साफ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज v, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू v। मीन्स मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा इस कंसीडरेशन पे करूंगा कि यहाँ पर स्पीड चेंज नहीं होगी, तभी हमें मिलेगा प्योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल हो जाएगा जीरो, दैट आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो। अब अगर मैं एक्सेलरेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, यानी स्पेशली मैग्नीट्यूड को, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और टाइम इंटरवल। ये दो चीजें अगर हमें दे दें तो हम कर देंगे। तो जब मैं चेंज इन वेलोसिटी सॉल्व करने जाऊंगा, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर साइन नहीं हटाओगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये अपने उसी वेक्टर पे चला गया जहां हम पढ़ते थे आर इक्वल वेक्टर ए माइनस बी। अब देखो ये वेक्टर v2 है, अगर इन दोनों वेक्टर में एंगल थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंगुलर पोजीशन चेंज हुई है इस ओ एल रेफरेंस लाइन और ओ आर पी के थ्रू, तो मैं कह सकता हूं कि इसका अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये ज्योमेट्री से समझ सकते हो। अब यहाँ पर नोटिस करना, मैंने लिखा है v2 माइनस v1। v1 वेक्टर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, और जब टू वेक्टर्स का हम एंगल निकालते हैं तो रूल क्या होता है, अगर एक वेक्टर ये बना है और दूसरा वेक्टर मेरा ये बना हुआ है इधर, मैं पूछूं कि बताइए एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो कुछ बच्चे इसमें जल्दबाजी में बोल देते हैं सर ये होगा एल्फा। ऐसे नहीं निकालना है। उसका तरीका होता है कि पहले आप वेक्टर का एरो देखिए, उसकी डायरेक्शन देखिए, तो एरो को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, देखिए मैं बढ़ता चला गया। दूसरे वेक्टर का यहाँ पर डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर के बीच एंगल का मतलब कुछ और नहीं, डायरेक्शन के बीच का एंगल पूछा जाता है। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ये होगा एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन, मीन्स टू वेक्टर। तो अब देखिए यहाँ पर v1 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, v2 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, एंगल है थीटा। बट ये फॉर्मूला ये कहता है कि आपको वेक्टर v1 को नेगेटिव लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आया हुआ है, ये माइनस करो। ये हम माइनस कैसे कर सकते हैं, इस वेक्टर की डायरेक्शन को हम लोग चेंज करेंगे। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वेक्टर v2 था, और पहले ये वेक्टर v1 का ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, जहां पर एंगल मुझे थीटा दिया है, पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे डायरेक्शन बदलनी है, तो फिर ये वाला वेक्टर इधर जाएगा, यानी मुझे इसकी डायरेक्शन बदलनी होगी। अब मैं लिख सकता हूं कि दिस इज v1 विथ नेगेटिव साइन। दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अब मुझे एंगल जानना है दोनों वेलोसिटी के बीच में, तो एंगल मैंने क्या समझाया, एरो टू एरो देखना है। तो एक का एरो ये जा रहा है, दूसरे का ये जा रहा है, अब मुझे ये एंगल लेना होगा। पूरा एंगल होगा 180, थीटा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये एंगल हमारा होगा पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा, सिंपल। अब दूसरी चीज, जब हम वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 भी v स्क्वायर, v2 भी v स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2v इंटू v स्क्वायर आएगा। फिर हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू है पाई माइनस थीटा। हमने वेक्टर में पढ़ा है कि इफ टू वेक्टर you are going to subtract, but if they are having same magnitude, then we will write 2a sin theta by 2। अगर दो इक्वल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं उनको ऐड करते हो तो 2a cos थीटा बाई 2 आता है, सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2b sin थीटा बाई 2 आता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख देंगे, हमने ये पढ़ा हुआ है। हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारी टाइम। हमेशा बच्चों याद रखो, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वो आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
और टाइम की कैलकुलेशन ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड से की जाती है, वेलोसिटी से नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो निकलती है डिस्प्लेसमेंट से और वो डायरेक्ट होती है, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होती है। तो जो एक्चुअल टाइम कंजम्पशन है वो तो एक्चुअल पाथ पे ही हुआ होगा, इसलिए जब भी टाइम निकालो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करो। अब यहाँ पर ये बताओ डिस्टेंस कितना चला, तो ए से बी जाने में जो ये आर्क लेंथ होगा वही तो डिस्टेंस होगा। अगर सीधी लाइन खींचूंगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस डिस्टेंस को निकालने के लिए अगर मैं ए बी डिस्टेंस निकालूं तो रेडियस इनटू एंगल होगा। अगर मैं मानता हूं कि सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है तो डिस्टेंस होगी आर थीटा। स्पीड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आर थीटा बाई बी हो गया। हमने सारी वैल्यूज निकाल दी। अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 का यूज करूं इधर, तो एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा डेल्टा वी, ये है मेरी इक्वेशन 1। डेल्टा वी का वैल्यू मैंने कितना निकाला हुआ है, 2v साइन थीटा बाई 2। टाइम कितना निकाला हुआ है, यहाँ पर है आर थीटा, और ये अपॉन में वी है, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक लिमिट लगा दूं कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि टाइम इंटरवल मैं बहुत छोटा लेने जा रहा हूँ। और टाइम इंटरवल छोटा लेने का मतलब क्या है कि जब आप एंगल बनाओगे, यहाँ से यहाँ मान लीजिए थीटा आता है और आप ए से बी जाते हो, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम काफी लगा तो थीटा मिला। अब मैं आपको टाइम ही ना दूं मोशन करने के लिए, इसका मतलब आप थोड़ा सा चल पाओगे, थोड़ा सा चलोगे तो ये बी पॉइंट बिल्कुल पास आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। तो अगर ये लिमिट की कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करोगे तो जो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन आएगा वहां पर मैं लिखूंगा 2v² और साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू सिर्फ थीटा बाई 2 रह जाएगा। तो यहाँ लिखोगे थीटा बाई 2 अपॉन में आर थीटा पहले से है, थीटा से थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास आ जाता है v² बाई आर। और ये बन जाता है कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो फॉर्मूला हमने अभी बनाया इसको थोड़ा और देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में v² बाई आर। और बच्चों ये ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रेडियस के साथ ये जो स्पीड है वो एंगल 90 बनाएगी। यानी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है कंप्लीट और स्पीड कांस्टेंट है तो ये वाला कंपोनेंट भी याद रखना है। हमें लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के साथ, जिसको यहाँ पर रेडियस बोला जा रहा है, परपेंडिकुलर ही लेना है। तो एक फॉर्मूला ये है। अगर मैं v को आर ओमेगा में बदल दूं तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक आर से ये कैंसिल। जरूरत पड़ने पर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी लिखी जा सकती है। तो हमारे माइंड में ये भी होना चाहिए कि ये 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर हो सकता है। दूसरा हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए कि आर ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एन होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो हम लोग इसको 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।